Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is photorespiration. ग्रीन प्लांट्स में दो प्रोसेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन. यदि लाइट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट है, तो क्या होता है, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक मीन्स सिंपल सब्सटेंसेस से और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं. इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होगी और बनेगा वो क्या होगा? जो बनेगा वो होगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है. ये होता है फोटोसिंथेसिस में. दूसरा, लाइट की प्रेजेंस में लाइट है या नहीं है कोई अंतर नहीं पड़ता, पर यदि लाइट है तो ये दूसरा प्रोसेस क्या होगा? रेस्पिरेशन. ये क्या है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर या कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा? वो ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और ये क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और इसमें क्या यूज होता है? ऑक्सीजन. तो इस तरह से ये लाइट की प्रेजेंस में दो प्रोसेसेस होंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. इसके लिए तो लाइट बहुत इसेंशियल है और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है या नहीं है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता ही होता है. फिर यदि डार्क है, लाइट नहीं है, तो क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा. तो रेस्पिरेशन तो लाइट में भी होगा, डार्क में भी होगा और इससे एनर्जी मिलती है. अब कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स में क्या होता है? एक रिएक्शन और होता है, एक प्रोसेस और होता है लाइट में, उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. फोटो मीन्स लाइट. ये ऐसा रेस्पिरेशन है जो लाइट की प्रेजेंस में ही होगा. वैसे रेस्पिरेशन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होगी और ये फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट्स में. इसमें क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन. तो ये डिफरेंस हो गया. C3 और C4 प्लांट्स में एक मेन डिफरेंस हो गया कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होता है. ये इनका डिफरेंस है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 और 2016 नीट में. फोटो रेस्पिरेशन हम देखेंगे, ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इससे प्रोसेस है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है. तो C3 प्लांट्स में जो यील्ड है वो उतनी नहीं होती जितनी C4 प्लांट्स में होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में बन रहे हैं ग्लूकोज और शुगर वगैरह, वो ये फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाते हैं कुछ. तो जितना यील्ड C4 प्लांट्स में होती है उतनी C3 प्लांट्स में नहीं होती. तो ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है इसमें. और इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लाइट रिएक्शन के बाद फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल में क्या होता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है और फिर क्या बना देता है? ये दो मॉलिक्यूल बनाता है. किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है रूबिस्को. दो मॉलिक्यूल इसमें है, 5 कार्बन कंपाउंड है. ये 1 कार्बन कंपाउंड है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है. इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं. तो ये अब ये क्या होता है? ये चला जाता है कैल्विन साइकिल में और कैल्विन साइकिल के दौरान ही जो है वो कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं.
और केल्विन साइकिल में हमें RUBP रीजनरेट होके मिल जाता है। ये तो है C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट दोनों में। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, इस एंजाइम को हम रूबिस्को क्यों कहते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तब ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन करेगा। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेशन करता है। इसलिए इसके ये जो है ये बाई फंक्शनल है, दो तरह से काम करता है। इसमें जो एक्टिव साइट है एंजाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कंबाइन कर सकती है और ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकती है। यहाँ तो कंबाइन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। लेकिन ये क्या कर सकता है? RUBP है और इसको ऑक्सीजन से भी जोड़ सकता है। ये एंजाइम है रूबिस्को। तब क्या बनता है? तब बनता है एक तो फॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आई, यहाँ पे क्या आई? ऑक्सीजन आई। और फॉस्फोग्लिसरेट ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है और ये है 2 कार्बन कंपाउंड। तो टोटल इधर 5 थे, इधर भी 5 कार्बन है। इसमें इधर 6 कार्बन थे तो 2 मॉलिक्यूल बने 3 कार्बन कंपाउंड के। तो ये हो रहा है कार्बोक्सिलेशन और ये हो रहा है ऑक्सीजनेशन। एंजाइम सेम है, रूबिस्को यहाँ भी है, रूबिस्को यहाँ भी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तब ये करेगा, 2 मॉलिक्यूल देगा फॉस्फोग्लिसराइड के। और यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो इस तरह से ये इस पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, और उसके हिसाब से एंजाइम फिर काम करता है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये होगा, इसमें फॉस्फोग्लिसरेट तो चला जाएगा केल्विन साइकिल में जैसे यहाँ पर है। लेकिन ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये क्या होता है? ये फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहला कंपाउंड जो यहाँ पर बन रहा है फोटो रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 पाथवे। क्योंकि जो पहला यहाँ पे कंपाउंड जो इस फोटो रेस्पिरेशन इनिशिएट करेगा वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और एक तो ये प्रोसेस हो रहा है, एक ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रूबिस्को जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया? बाई फंक्शनल एंजाइम है। ये आया हुआ है 2020 में। रूबिस्को कैसा एंजाइम है? बाई फंक्शनल एंजाइम है, मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अवेलेबल है, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो C4 प्लांट्स में ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमने C4 साइकिल पढ़ी है, उसमें कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है इंट्रासेलुलर स्पेस में। जो अंदर सेल के लीफ के अंदर बंडल शीट सेल्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो हमेशा क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन ही होगा, केल्विन साइकिल होगी। और वहाँ पर ये वेस्टफुल प्रोसेस जो है फोटो रेस्पिरेशन वो नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन क्यों वेस्टफुल है? पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई शुगर नहीं बनती, जैसे फोटोसिंथेसिस में शुगर बनती है यहाँ पर नहीं बनती, बल्कि यूज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ATP बनती है रेस्पिरेशन में, ऐसे यहाँ पर ATP
नहीं बनती बल्कि यूज़ होती है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है जैसे रेस्पिरेशन में होती है। और ये एटीपी बनती नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि एटीपी यूटिलाइज होती है। प्रोसेस हम देखेंगे अभी कि इसमें एटीपी यूटिलाइज होगी। तो ये जो है ऑक्सीजनेशन, ये वाला प्रोसेस इसको ऑक्सीजनेशन की तरह कब काम करेगा, कब ऑक्सीजनेशन करेगा? एक तो हाई टेम्परेचर हो, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है और ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती है, सूखा होता है। ऐसी जगह पर क्या होते हैं, लीव्स की जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं टू चेक द लॉस ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर एंटर कर नहीं पा रहे, तो इसलिए वो क्या होता है कि उसमें ये फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो और ड्रॉट लाइक पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो। अब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। इसमें 3 ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट और एक पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सिसोम माइक्रो बॉडीज़ हैं साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, जो कि जिसमें एंजाइम्स होते हैं और मेनली कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये H2O2 को कैटालाइज करने के लिए। तो इसमें जो है ये 3 ऑर्गेनेल्स ज़रूरत होंगे। एक तो क्लोरोप्लास्ट, हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और अंदर लेमिली होती है जिनको ग्रेना कहते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन होता है। और बाकी ये जो पोर्शन है ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो होता है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या है, स्मॉल बॉडीज हैं, माइक्रो बॉडीज, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है और इसमें एंजाइम्स होते हैं, बहुत से स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है कि इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर वाली मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टी के फॉर्म में इनफोल्डिंग्स बनाती है। यहाँ पे हम थोड़ा ही ले रहे हैं क्योंकि हमें अंदर लिखना भी है। तो ये हो गया। तो फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का भी ग्रेना, सॉरी स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। ये है पेरोक्सिसोम, माइक्रोबॉडीज है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम शुरू कर रहे हैं RUBP से, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है और ये क्या है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन, कार्बोक्सिलेशन होता है। ये यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है ये हो गया। इससे पहले ये 5 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यदि जुड़ेगी तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ेगी, यहाँ पर जुड़ेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आके जुड़ी यहाँ पर। रुबिस्को एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ऑक्सीजनेशन। इसने क्या कर दिया,
ऑक्सीजनेशन। अब जैसा हमने बताया था कि यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक 3 कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला। तो एक तो बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये है 3 कार्बन कंपाउंड, और एक बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये है 2 कार्बन। तो ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रूबिस्को काम कर रहा है एज ऑक्सीजनेशन का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक 3 कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला। तो ये फॉस्फेट ग्रुप 2 पोजीशन पर जुड़ता है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप 3 पोजीशन में जुड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। हमें ज़्यादा एंजाइम्स की डिटेल नहीं पढ़नी है, बस हमें ये पढ़ना है कि क्या बनता है। इसमें अंदर क्या होता है कि इसका जो फॉस्फेट है वो ये तो चला जाता है केल्विन साइकिल में और अपना प्रोसेस करेगा नॉर्मल जैसे सब प्लांट्स में होता है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है जिसकी वजह से इसको C2 फेज पाथवे कहते हैं। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या कर रहा है, इसमें से फॉस्फेट अलग हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, खाली ग्लाइकोलेट बना, और जो फॉस्फेट था वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में अलग हो गया। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो है ग्लाइकोलेट, ये कहाँ जाता है, पेरोक्सीसोम। क्यों गया है, क्योंकि इसके आगे जो प्रोसेस है उसके एंजाइम्स इसी के अंदर हैं और इनके जाने के लिए भी स्पेसिफिक होता है। यहाँ से जाने का भी हर जगह से नहीं जा सकते, यहाँ पर इसको फैसिलिटेट करने के लिए होता है। उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो अब ग्लाइकोलेट कहाँ पहुँच गया, इसके अंदर पहुँच गया। ग्लाइकोलेट यहाँ पहुँच गया, ये है 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो है इसमें से H2O2 निकल जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो है ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड। और ये H2O2 पेरोक्सीसोम के अंदर कैटालेज एंजाइम होता है, उससे ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। ये इसका मेन काम होता है। पेरोक्सीसोम के अंदर कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। तो पहले ग्लाइकोलेट यहाँ बन गया और ये ग्लाइकोलेट यहाँ किस में बदल गया, ग्लाइऑक्सिलेट में। और ये ग्लाइऑक्सिलेट फिर चेंज हो जाता है इसी के अंदर इसमें अमोनिया आयन आके जुड़ जाते हैं और ये बनाता है एक अमीनो एसिड, जो है इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये क्या है, अमीनो एसिड बन गया। यहाँ पर अमोनियम इससे आके जुड़ता है और ये ग्लाइसिन बन जाता है। ये भी क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो है ग्लाइसिन पहुँचता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या पहुँच गया, ग्लाइसिन। ये है 2 कार्बन कंपाउंड। अब इस तरह के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन है, इस तरह के 2 जुड़ेंगे, माने हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन। तो ये हमारे पास हो गए 4 कार्बन हो गए। और 4 कार्बन से क्या होता है फिर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसमें से एक कार्बन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाती है अमोनिया। और यहाँ पर बनती है जो NAD है
वो चेंज हो जाता है NADH में। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल, टोटल 4 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ निकल गई और यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड बनता है, उसका नाम है सीरीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है केवल इतना ही होगा, ग्लाइसिन यहाँ से आएगी और फिर ये इसमें किसमें बदल जाएगी, सीरीन में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गई, यहाँ यूज़ नहीं हो रही बल्कि प्रोड्यूस हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ये सीरीन जो है अमीनो एसिड है, ये भी, ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ये है सीरीन अमीनो एसिड, 2 कार्बन है इसमें और ये चेंज हो जाता है, ये 3 कार्बन है और ये चेंज हो जाता है ग्लाइसरेट में। ये हर एक प्रोसेस के लिए जो है एंजाइम्स है, पर यहाँ इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल कहाँ पे क्या बन रहा है उतना ही जब सफिशिएंट है। तो ये बन गया ग्लिसरेट। ये कितना कंपाउंड है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। तो यहाँ पे शुरू में 2 कार्बन वाले थे, अब यहाँ पर ये 3 कार्बन हो गया और ये ग्लिसरेट जो है फिर कहाँ जाएगा, ये ग्लिसरेट फिर जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ये है 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरेट। ये अब इसमें जो है ATP ग्लिसरेट में जुड़ के इसको क्या बना देगी, फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें ATP यूज होगी, यहाँ पर ATP यूज होगी, ADP में चेंज हो जाएगी और फॉस्फेट जो है वो इससे जुड़ के इसको क्या बना देगा, फॉस्फोग्लिसरेट, जो यहाँ बना था। तीसरे पोजीशन पर फॉस्फो ग्रुप जुड़ा रहता है, इसलिए इसको 3-फॉस्फो कहते हैं। यहाँ पे भी तीसरे पे जुड़ा रहता है तो इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। ये क्या है, 3 कार्बन। और फिर ये जो है ये कैल्विन साइकिल में जाएगा। इसमें कैल्विन साइकिल से क्या जनरेट हो जाएगा, ये RUBP फिर रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 कार्बन, फिर 3 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ तक 2 चलेगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 फिर होके फिर यहाँ 3 कार्बन, और इस तरह से ये प्रोसेस पूरा 3 ऑर्गेनेल्स में पूरा हो जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एंजाइम साइड पर। वहाँ पर C4 प्लांट्स में खास तरह की एनाटॉमी होती है जिसमें बंडल शीट सेल्स होते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में ये जो है वहाँ पर C4 प्लांट्स में ये CO2 लगातार बनती रहती है, उसकी वजह से वहाँ कंसंट्रेशन उसका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो जैसे यहाँ ऑक्सीजनेशन हो गया वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पर नहीं होता। C4 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और रुबिस्को केवल कैसे काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। इसीलिए उनमें प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है और वो हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फोटो रेस्पिरेशन है। इसमें इसमें ये कि यहीं पर क्यों हुआ, ये यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि इस स्टेप के जो एंजाइम्स हैं वो उसी जगह थे, पेरोक्सिसोम्स में ही थे। तो यहाँ पर जो है ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो 3 में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रोसेस है इसका। हर एक जगह एंजाइम्स हैं, उनको हमने यहाँ पर नहीं बताया है क्योंकि इतने की ज़रूरत आपको नहीं है। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।